हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। ठीक है ना। ये रहा आप लोगों का साइंस क्वेश्चन बैंक का अंतिम वीडियो 2017 का तृतीय पाली। आप बोलोगे क्या सर इसके बाद 2018-19 नहीं है क्या? देखिए हमने सारा करवा दिया है। 2018, 19, 20, 21 तक हमने करा दिया है और 2022 में जो आने के चांसेस है ना वो भी मैंने बता दिए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे क्वेश्चन बैंक के नाम से एक लिंक दिए, वहां पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। सही है ना। हाँ, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अब 2017 का अंतिम है, इसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना है कि 20 में से लगभग 20 क्वेश्चन सही कर दे मेरे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपको क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मदद मिल जाए तैयारी में। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ध्वनि, विद्युत चुंबकीय, पराबैंगनी या फिर कोई नहीं। तो ये जो प्रकाश तरंग होता है ना, हमने बोला था इसमें दो गुण होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला गुण ये है कि ये विद्युत चुंबक के तरंग है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा होता है ये अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ। तो अगर अनुप्रस्थ आएगा ऑप्शन में तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? यानी पावर आपको निकालना है और आपका है ना 20 सेंटीमीटर फोकस दिया है। तो P इज इक्वल टू अपने पढ़ाया हमने कि 100 बटा पावर होता है। तो 20 दिया ना, तो 20 से आप भाग करोगे तो 5 डायोप्टर आपकी क्षमता निकलेगी। अब चलते हैं लेंस को देख लो आप। तो उत्तल लेंस दिया गया तो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो प्लस का 5D हो जाएगा। ठीक है ना। 2 तो होगा नहीं, 2 तो नहीं होगा, माइनस का 5 नहीं, तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यूनिट है, 1000 यूनिट है, 10,000 है या फिर कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है, हमने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना वो 1 यूनिट के बराबर होता है, जो कि लगभग 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है ना। ऑप्शन दिया है ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, मैनोमीटर। ठीक है। तो आप लोग जो कन्फ्यूज़न करते हैं, हमको ये बात पूरा पता है कि आप लोग कन्फ्यूज़न करते हैं या तो ए मीटर या वोल्ट मीटर में। तो धारा मापने के लिए जो प्रयोग होता है ना वो होता है ए मीटर का। किसका होता है? ए मीटर का। और अगर ये पूछा जाए कि विभवांतर मापने के लिए किसका होता है, तो विभवांतर मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर का। किसका होता है? वोल्ट मीटर। और ये भी याद रखना कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो लेंस बनाने में, अगर आप लेंस बनाने की बात करते हैं तो लेंस बनाने में किसी भी परिस्थिति में आप मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि 1 HP बोले तो हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब होता है एक अश्व शक्ति। एक HP किसके बराबर होता है? सबसे पहली बात ये है कि ये शक्ति का मात्रक है। किसका? शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है ना। इसी में 1 HP बराबर, ऑप्शन आपके सामने 736 है, 746 है, 767 है या फिर कोई नहीं। तो 1 HP इज इक्वल टू, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो यानी HP में हमारा मोटर सब जो होता है ना वो HP में होता है मोटर। ठीक है ना। तो आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिरोध का। ऑप्शन है जूल, ओम, वोल्ट या कोई नहीं। देखिए जूल जो होता है ना ये होता है, ये जो होता है ना हमारा, ये विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। दूसरा ओम जो है ना ये हमारा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। वोल्ट जो होता है ना ये हमारे किसका होता है? विभव या विभवांतर का। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? देखिए धातु जितने भी होते हैं ना, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं, तो धातु जितने भी होते हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है और जो लोग त्यागते हैं वो धनात्मक होते हैं। वो कैसे होते हैं? धनात्मक। और ऐसे भी अगर बोला जाए कि धातु क्या होता है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। और इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, इसके ऑक्साइड भस्मीय होते हैं।
इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, भस्मी बोलिए या फिर क्षारीय इसके ऑक्साइड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो ये जो C6 और H6 आप देख रहे हैं, C6 और H6, ये सूत्र होता है बेंजीन का। किसका होता है, बेंजीन का। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक कार्बन जो होता है ना, इसकी परमाणु संख्या होती है 6 और इसका जो भार होता है ना, इसका जो भार होता है ना वो 12 होता है। कितना होता है, 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसका भार भी 1 होता है, भार भी 1 होता है। अब आपको क्या निकालना है, लगभग भार है ना, भार इसका हाइड्रोजन का भार 1 या 2 होता है ना। अगर मैं इसका भार 2 मान लेता हूँ, नहीं 1 ही होगा, भार भी 1 होगा। कितना होगा, 1। तो अगर इसका हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना है तो C यहाँ पर 6 है, तो 1 C का भार होता है 12, तो 6 है तो 6 गुणा 12 कर दीजिए, यानी C हो गया 72। और 1 H का भार 1 होता है, तो 6 गुणा 1 तो आपका हो गया जी 6। तो 6 और 72 कितना होता है, 78। तो याद रखिए बेंजीन का जो भार होता है ना, बेंजीन का भार 78 होता है। ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेफाइट होता है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ना, ये कार्बन का अप्रूफ है। किसका है, ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अप्रूफ होता है। और दूसरी बात ये है कि ग्रेफाइट जो होता है ना, ये विद्युत इसका जो एक कार्बन होता है ना, वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है और चौथा कार्बन मुक्त होता है। इसके लिए ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या होता है, कुचालक, सुचालक, कुचालक कुचालक दोनों तो होगा नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर B सही है। जबकि हीरा क्या होता है, वो हीरा क्या हो जाता है, हीरा जो होता है वो कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है। देखो क्लोरोमेथेन जो होता है ना, उसका सूत्र होता है CH3Cl। क्या होता है, CH3Cl। ये फॉर्मूला होता है है ना, क्लोरोमेथेन का। तो ये पहला ऑप्शन, ये तो सिर्फ मेथेन का है, ये सिर्फ मेथेन का फॉर्मूला है, सॉरी मेथेन का फॉर्मूला है, तो ये तो गलत है, पहला वाला गलत है। ये हमारा C2H2 ये भी गलत है, ये शायद एसिटिलीन या फिर एथिलीन का होगा, गलत है। तो आपको क्या, ऑप्शन नंबर B सही है, ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर मैंने कई बार बताया, संगमरमर के अन्य कौन कौन से नाम हैं आपको पता होना चाहिए कि संगमरमर को हम लोग क्या कहते हैं। संगमरमर को हम लोग बोलते हैं खरिया। क्या बोलते हैं, हम इसे खरिया कहते हैं। संगमरमर को हम लोग और क्या कहते हैं, संगमरमर को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर कहते हैं, ये भी याद रखना है। और संगमरमर को एक संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो संगमरमर का जो रसायनिक सूत्र होता है वो Ca, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो CaCO3। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो CO, ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 13, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय, विजातीय मतलब होता है जो सबसे अलग हो, विजातीय का मतलब होता है जो सबसे अलग हो। तो चलिए देखते हैं, पहला लिखा है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है CaCO3। खरिया का भी फार्मूला वही है, क्योंकि सब चीज़ें तो एक ही है ना। संगमरमर CaCO3 और ये नमक होता है NaCl। तो अब आप देख सकते हैं ना, आराम से मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा विजातीय, विजातीय का मतलब जो सबसे अलग हो। तो ऑप्शन नंबर D देख रहे हैं आप लोग, नमक जो होता है ना ये सबसे अलग होता है, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, है ना। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन है डॉबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मैनलिफ ने या फिर कोई नहीं। तो देखिए डॉबरेनर साहब ने जो नियम दिया था उसे कहते हैं त्रियक नियम। क्या कहते हैं, डॉबरेनर ने हमें दिया था नियम जिसका नाम है त्रियक नियम, ठीक है ना। और न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। क्या दिया था, न्यूलैंड्स ने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बता दीजिए, B सही है, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। मेंडलिफ ने तो आवर्त सारणी बनाई थी और इन्होंने परमाणु को बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, परमाणु को बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, ठीक है ना। तो आंसर का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B, न्यूलैंड्स ने दिया था। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। देखिए क्लोरोफिल जो वर्णक होता है ना, क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही जो होता है ना, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे, A। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम जो होता है ना, Mg जो होता है, ये क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समजात अंग, समजात अंग का मतलब वो होता है कि जो देखने में एक जैसे हो, जो नहीं हाँ जिसकी बनावट एक जैसी हो, है ना, जिसकी रचना समान, रचना समान, कार्य अलग, रचना समान लेकिन कार्य अलग, ठीक है ना। तो अगर आप पहला ऑप्शन को देखेंगे, लिखा है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात,
हमारा दांत, हाथी का दांत, आलू का घास और ऊपरी मुस्तारी है, फिर तीनों। देखिए ध्यान से कि समजात अंग जो, देखिए सबसे पहली बात है कि जिसका रचना एक जैसा हो। तो हमारा जो हाथ है ना और कुत्ते का जो आगे वाला पैर है, अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर, दोनों सेम टू सेम बना है। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग जो हाथ का प्रयोग करते हैं वो चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं, और लेकिन कुत्ते जो होते हैं ना वो पैर से कुछ पकड़ते नहीं है, उनसे वो दौड़ते हैं, चलते हैं। तो जिसकी रचना एक समान हो, कार्य अलग, हम उसे कहते हैं समजात। और इसका आंसर होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारा अधरनाल लिखा गया, यह मिस्टेक टाइपिंग है। यहाँ क्वेश्चन होगा आहार नाल। क्या होगा? क्वेश्चन होगा आहार नाल। और आहार नाल के बारे में आप लोग पता है, लिखा है क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा, लंबी भाग कौन सा है, या फिर लंबा भाग कौन सा है, ठीक है ना। तो आहार नाल जो होता है ना, ये खुद 8 से 10 मीटर लंबा होता है मनुष्य के शरीर में, 8 से 10 मीटर का। इसमें ग्रसनी होता है, अमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली। तो इसका जो सबसे लंबा पोर्शन होता है ना वो होता है छोटी आंत, लगभग 6 मीटर का तो छोटी आंत ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। लगभग 6 मीटर का आपका छोटी आंत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी मतलब जिसमें या तो नर भाग हो या फिर मादा भाग हो, ठीक है ना। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन से हैं? सरसों द्विलिंगी है, पुरहुल द्विलिंगी है, गुलाब द्विलिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। ये पपीता है ना, पपीता एक लिंगी होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि अपघटक का उदाहरण कौन सा है? अपघटक का मतलब वो होता है जो चीज़ों को पूर्णतः विनाश कर दे, जो अंतिम रूप में चीज़ों को खत्म करता है, उसे अपघटक कहते हैं। जैसे कोई चीज़ मर गया हो ना, तो मरे हुए चीज़ को जो खा करके गला दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे, हम उसे अपघटक कहते हैं। जो पूरी तरह से किसी चीज़ का अस्तित्व ही खत्म कर दे। तो बाघ जो होता है ना, ये अपघटक नहीं होता। बाघ चीज़ों को खाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाता, हड्डी बच जाते हैं। बकरी घास खाता है लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से कोई चीज़ को नहीं खा पाता है, पौधे नहीं होते। अपघटक के रूप में जो होते हैं ना, अपघटक हम किसको कहते हैं? अपघटक के रूप में आता है कवक, जो अंतिम रूप से किसी चीज़ को खत्म करे, जैसे सड़े गले चीज़ को खाए, उसे अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर ए कवक। कवक जो होते हैं ना, ये अपघटक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग जो होता है पुरुष में होता है और मादा में होता है। तो मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील, यानी किस आयु के बाद हम कह सकते हैं कि आपका शरीर का वो जनन अंग कार्य करने लगा? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। अधिकांश लोग पता है सोचते हैं 18 वर्ष हमारा आंसर होगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। हमारा जो जनन अंग है ना, 12 वर्ष के बाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका अंग वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा 12 वर्ष इज अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ। सबसे पहली बात ये है, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। सबसे पहली चीज़ है कि पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है। पहला क्या कमेंट करना है? पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, फर्स्ट कमेंट करना है। नंबर दूसरा आपको कमेंट करना है कि हमारा जो छोटी आंत, कौन सा आंत? छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है ना, जिसके द्वारा जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आपस में कनेक्ट होती है, उस नली को क्या कहते हैं? ये कमेंट करना है आपको। तीसरा आपको ये करना है कि तारों का टिमटिमाना, किसका? तारों का टिमटिमाना किस क्रिया के कारण होता है? ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करेंगे। उसके बाद यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर करें, मेहनत बहुत लगता है जी। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उसे आप उपहार दे सकते हैं शेयर करके। पूरा क्वेश्चन बैंक आज समाप्त हो गया। आप सभी लोग मुझसे वादा करें कि आप पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा देख लें क्वेश्चन बैंक। और मैं कह रहा हूँ देखने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे पूरा क्वेश्चन बैंक, लेकिन आपके एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आप तक हमारा नोट्स नहीं लिए तो 7700879453 पर कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है ना। 150 पे करने से आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमको जोड़ के, है ना, आपको हम जोड़ के रखेंगे, ठीक है ना। और अगली वीडियो जो हमारा SST है ना, SST का भी क्वेश्चन बैंक हम पूरा कर रहे हैं। फिर हमारा मैथ होगा, फिर हिंदी और फिर संस्कृत, पूरा हम करा देंगे क्वेश्चन बैंक। आप भरोसा रखिए, आप सबको ध्यान से पढ़ते रहिए। चैनल पर पहले ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, धन्यवाद। मन से पढ़ते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए।